दुनिया के सारे सम्मान, सारी शख्सियतें सब एक तरफ रख दीजिए, तो एक पर्पल रिबन में गुथा हुआ शौर्य का सबसे बड़ा जो पदक होता है, और ऐसी शख्सियत से मुलाकात, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। योगेंद्र यादव, आप ऐसी दीवानगी लोगों में महसूस करते होंगे, जो आपसे मिलते होंगे, जो आपसे प्रेरणा लेते होंगे, जो आपको देखकर भारतीय सेना में आए। जी बिल्कुल बिल्कुल है, और मैं खुद एक गौरवान्वित हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे रेजिमेंट के अंदर मेरा जन्म हुआ। ये मेरी जन्मभूमि है। एक सिविलियन से एक जो ग्रेनेडियर्स इन्होंने बनाया, और इसका इतिहास में किताबों के अंदर पढ़ता हुआ आया था। SQMH अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह 7th-8th क्लास के अंदर पढ़ते थे। उसको पढ़ते पढ़ते जो है मन के अंदर यही होता था कि मैं भी इसी रेजिमेंट में जाऊं, मैं भी कुछ करूं। और ये सौभाग्य बहुत जल्दी भगवान ने मुझे दिया, और मैं ऐसे रेजिमेंट के अंदर पहुंचा जिसकी एक कल्पना करता था। और सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र जीतने वाले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सौभाग्य मिला मुझे भारतीय सेना और इस देश ने दिया कि मैं मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में इस सेना के अंदर भर्ती हुआ, और 19 साल की उम्र में कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। और ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि जो बैकग्राउंड रहा वो फौज से रहा। मेरे पिताजी जो 65 और 71 की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। तो वो लड़ाइयों की कहानी जब बताया करते थे, तो उन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर के फिर मैं जो है फौज के अंदर आया। 19 साल की उम्र में ये एहसास आपको हुआ था कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है उस समय? हाँ, ये तो क्योंकि ये भारतीय सेना का सर्वोच्च पदक है। और जब हम पढ़ते थे और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस समय मेजर होशियार सिंह, कर्नल होशियार सिंह सेंटर आए थे। तो उनको देखने के लिए हम भागते थे कि जब देखें तो सही वो परमवीर चक्र वाला व्यक्ति होता कैसा है। तो एक ऐसा लगता था वो बहुत बड़ा योद्धा होगा, उसके दर्शन हमें मिल जाएं। क्या पता था कि मुझे भी उसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये मेडल जो है, जो ये उपलब्धि होती है, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल नहीं होती है, बल्कि मैं समझता हूं कि उस देश और उस टीम, जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, उस टीम के जवान अगर उस टीम के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, तो उनके रक्त से जो एक लो जलती है, शायद वो लो इस मेडल के रूप में होगी। और मुझे इस भारत माँ ने वो सौभाग्य दिया कि मैं इस लो को, इस जोत को आगे तक लेकर के जाऊँ। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए हमें। कैसे थे छोटे योगेंद्र यादव? वो बचपन से सोच लिया था उन्होंने कि मुझे देश की सेवा ही करनी है? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक उत्तर प्रदेश के गांव औरंगाबाद ही जिला बुलंदशहर एक किसान और जवान का बेटा था। तो बचपन में खेत में काम करना, और फिर स्कूल का, खेत और स्कूल, ये दो ही माध्यम हमारे जो है रास्ते थे, यहाँ पर ज़िंदगी व्यतीत होती रहती थी। पिता एक अचानक से फिर बीमार हो गए, बहुत गंभीर बीमारी हुई उनको। तो पूरा जो बड़ा भाई है वो और मैं बीच का हूँ, तो हम दोनों ने खेती बाड़ी का जो है काम संभाल लिया। तो खेत में काम करना, खेत से जो भी जो है पैदावार होती उसको फादर की बीमारी में लगाते थे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बस उसी में व्यतीत होती लगी। जब पिता कभी घर पे आते, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते कि हमने 65 में, 71 में हम लाहौर तक पहुँचे थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और वहाँ गए थे, हम लाहौर के पास पहुँचे थे, तो वहाँ पर नलकूप के अंदर भी जहर डाल दिया था पाकिस्तानियों ने। बोला इस तरह की क्रूरताएँ वो करते हैं। तो बोले बहुत विषमताएँ होती हैं, बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, इतनी कठिन हालातों में जीना पड़ता है एक फ़ौजी को। तभी एक मन के अंदर ये लालसा हुई कि यार मुझे भी जो है ना उन परिस्थितियों में जीना है। और ये आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर व्यक्ति किसी चीज़ को मन से ठान ले, उसके अंदर एक कुछ इच्छा जागृत हो जाए, और वो उस रास्ते पर अपनी पूरी शक्ति को लगाए, तो परमात्मा भी साथ देता है और उसकी शक्ति जरूर पूरी होती है, वो इच्छा जरूर पूरी होती है। 16 साल से ऊपर कुछ, और आज भी हम जो रिक्रूट्स को देख रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी उम्र में आते हैं सब। उस समय में ये फैसला, जो अधिकतर जो युवा है हमारे देश के, वो 25 साल तक फैसला नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या करना है। आप लोग उस समय तक निर्धारित करने लगते हैं कि
किस दिशा में जाना है, युद्ध की भूमि में कौन से फैसले लेने हैं, ये जज्बा सबसे पहले बहुत सलाम करने लायक है। इसलिए मैं आपको इसके लिए तो ज़रूर आपको और पूरी रेजिमेंट में और पूरी भारतीय सेना को सलाम करूंगी। नहीं, बिल्कुल, ये जो हौसले आते हैं, आज भी आप जैसे देखते हैं कि नए नए रिक्रूट्स हैं, तो ये लगभग हमारा जो 70% जो आबादी है वो आज भी गाँव में रहती है। और गाँव की हालत ये है कि जो किसान हैं, किसान में अब हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, तो इतना गुजारा बसर नहीं हो पाता है। घर को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे निकालना है, तो माँ बाप ये कहता है कि 12th पास कर लिया, बोला फौज पुलिस की नौकरी देख ले, क्योंकि घर का एक सहारा बन सके। तो 12th के बाद ही सब जो है अपनी भर्ती देखना शुरू कर देते हैं। मैं भी 11th में पास किया था, 12th में आया था, तो मेरा भाई फौज में लग चुका था। बड़ा वाला भाई जो ईएमई में है, वो ये 96 जुलाई अगस्त में वो छुट्टी आया था 28 दिन की। अच्छा। तो उसने आकर के मुझे मोटिवेट किया, यार फौज में चला जा, भर्ती निकल रही है, मेरठ में भी भर्ती है। मैं बोला, मगर थोड़ा सा मैं अभी इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा। बोला नहीं नहीं नहीं, तो एक बार देख तो ले, कम से कम भर्ती जा करके। मैं गया और जा करके मेरठ अभियारों से भर्ती हो गया। हाँ। तो वो एक गाँव के अंदर एक है प्रचलन है, हाँ, कि वो जल्दी ही से जल्दी वो चाहता है माँ बाप कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो वो जल्दी नौकरी करने की उनकी लालसा होती है। इसी वजह से मैं भी जो है जल्दी से जो है फौज में भर्ती हो गया। और शादी भी जल्दी होगी। शादी हुई थी, उसके बाद आप वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे 99? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मैं 1 मई को छुट्टी आया था, 5 मई की शादी थी और 20 मई को मैं वापस लौट गया था। हाँ। तो जब लौटा तो जब क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर थी, मैं वहाँ से ही आया था 20 दिन की छुट्टी, तो मानस बल सेक्टर के अंदर 18 ग्रेनेड वहाँ पे तैनात थी। तो बहुत सारे वहाँ पे काउंटर हमने ऑपरेशंस किए टेररिस्टों के बरखिलाफ। तो बहुत सफलताएं हमारी बटालियन वहाँ पे प्राप्त कर रही थी। बहुत कई एरिया कमांडर्स को मारा था। तो उस पॉपुलरिटी की वजह से, काम की वजह से बटालियंस को वहाँ से उठा करके सीधा द्रास भेज दिया। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उनको भी 1 साल के आसपास हुआ था कमांड लिए हुए। तभी मुझे वहाँ पे जम्मू में जाकर पता चला कि यार आपकी तो बटालियन वहाँ चली गई है। तो एक सैनिक होने के नाते, क्योंकि एक सपना देखता था मैं बचपन से कि मुझे लड़ाई लड़नी है, और वो सपना इतना आज साकार होने जा रहा है। जम्मू में पता चला कि बटालियन वहाँ पे द्रास में चली गई। किस लिए गई? वो बोला वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। बस फिर क्या था, फिर तो ऐसा था कि यार पंख लग जाएं, मैं आज रात को ही पलटन में पहुँच जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर अगले दिन जो है मैं मतलब एक पल को भी दिमाग में ये नहीं आया कि मेरी नई शादी हुई है, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, युद्ध की भूमि में जाना है। आप उल्टा, आपको उस बात को लेकर एक्साइटमेंट थी? हाँ, क्योंकि शादी की, चलो ठीक है, वो एक नया जीवन शुरू किया था, वो घर तक ही था सीमित। वहाँ से आगे तो जो है, क्योंकि वहाँ घर से छोड़ करके मैं चले आए, तो वहाँ से ध्यान सिर्फ जो है यूनिट का था, अपने साथियों का था। वहाँ पे परिवार का नहीं था। यही था कि जल्दी से जल्दी मैं अपने साथियों के साथ पहुँचूँ, उनके साथ युद्ध का हिस्सा बनूँ। बस यही एक जो है तमन्ना थी। और ऐसा लग रहा था कि यार एक पल भी मुझे यहाँ रोके नहीं, जल्दी से जल्दी वहाँ पलटन में पहुँचा। 2 दिन के बाद मैं पलटन में पहुँचा। तो उस समय हमारा बटालियन तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन फर्स्ट कैजुअलिटी हुई थी हमारी, जो उसको हेड शूट हुआ था बंदे को। उसकी डेड बॉडी को जब देखा तो एकदम से दुख भी हुआ, लेकिन एकदम से खून में उबाल आया कि यार इन्होंने हमारे बंदे को मार दिया, मेरे साथी को मार दिया, इसका बदला लेना है। और फिर वहीं पर अगले दिन मेजर राजेश अधिकारी साहब, वो एयर रेक की करके आए थे ऊपर फोटो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं या रेगुलर आर्मी है। क्योंकि तोलोलिंग उससे पहले बहुत ही कठिन कैंपेन साबित हुआ था, जहाँ इतनी कैजुअलिटी हमें झेलनी पड़ रही थी उस अकेले इलाके में जहाँ की जिम्मेदारी। बिल्कुल, क्योंकि द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी नेशनल हाईवे 1 अल्फा से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी, जिसने हमारा जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा पूरा ब्लॉक किया हुआ था। कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क था। और क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, काम के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद प्लानिंग बनती है, और प्लानिंग के ऊपर उस काम की सफलता निर्भर करती है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे 4 या 5 टेररिस्ट हैं, यही बताया जा रहा था। उसी के आधार के ऊपर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने अपनी पूरी प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत
जब तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हमारी बटालियन एक एक्सिस से, एक रास्ते से चढ़ी, और क्योंकि एडवांटेज दुश्मन के पास पूरा था, ऊपर से बैठा हुआ दूर तक हमारी आसानी से हरकत देख सकता था, दूर से दूर बर्बाद कर सकता था हमको, लेकिन छुपते छुपाते हम ऊपर की तरफ गए। तो वहाँ से जब बहुत नज़दीक उनके पास पहुँचे तब उन्होंने फायर खोला, फिर पूरी बटालियन का मूवमेंट रोक दिया, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर सीओ साहब ने जो है फिर दोबारा से प्लानिंग किया, प्लानिंग में चेंज किया कि अभी 2 कंपनियों को बाईं तरफ से चढ़ाएं ताकि दुश्मन की ताकत को तोड़ा जा सके और मल्टीपल अटैक करके दुश्मन को कमज़ोर करके हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोनों तरफ से जब अटैक शुरू हुए तो सबसे पहले एक नायक सूबेदार लालचंद साहब, उनकी टीम गई, पूरी की पूरी शहीद होगी। फिर सूबेदार रणधीर साहब की टीम गई, वो भी पूरी की पूरी शहीद होगी। उसके बाद फिर मेजर राजेश अधिकारी साहब की जो टीम गई थी वो पूरी की पूरी वो भी टीम शहीद हो गई। जो इससे पहले हमारी जितनी भी कैजुअल्टी हुई तो तमाम को रिकवर कर लिया गया था उनकी डेड बॉडी को, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी साहब की जो टीम थी वो एक ऐसी टीम, क्योंकि उन्होंने एयर रैकी किया था तो बहुत नज़दीक तक जा पहुँचे और उनके बंकर्स में जाकर के हैंड टू हैंड फाइट किया और वहीं पर वो उनकी तमाम जवानों की शहादत हुई। तो उनकी डेड बॉडी उनके बंकर्स के नज़दीक और उनके बंकर में ही पड़ी हुई थी, वहाँ से उन्होंने उठाने नहीं दिया। 4-5 दिन कंटिन्यू हमारे अटैक पैटैक चले, लेकिन कोई सक्सेस ही नहीं हुआ। पीछे से हायर कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, सीओ साहब के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर कि ठाकुर अपनी पलटन को नीचे उतारो, इतनी कैजुअल्टी मंजूर नहीं है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो जीत होती है वो जीत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि जो अगर अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा, आपसी संबंध अच्छे होंगे, तो वहाँ पर एक लगाव होगा, एक दूसरे के प्रति आत्मिक लगाव होगा और वो लगाव जो है आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। मतलब यहाँ आप लोगों के मन में एक पल को भी ये नहीं चल रहा था कि इतनी कैजुअल्टी हो रही है, हमें कर जाना चाहिए विथड्रॉ, बल्कि आपके मन में ये चल रहा था कि किस तरीके से जो शहादत गई है वो जाया न जाए। हाँ, जिन्होंने शहादत दी है उनका बदला लिया जाएगा जी। तो उन्होंने बोला, सीओ साहब ने जब जो हाई फॉर्मेशन से जब ये बोल रहा था नीचे उतरो नीचे उतरो, सीओ साहब ने बोला मेरे बच्चों की डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है, जब तक मैं अपने बच्चों की डेड बॉडी को उतार नहीं लूँगा तब तक ये पलटन नीचे नहीं उतर सकती है। तब उन्होंने एक नारा दिया था, विजय या वीरगति, या तो हम वीरगति को प्राप्त होकर के नीचे आएंगे या फतेह हासिल करके नीचे आ सकते हैं, बाकी हम नीचे नहीं आएंगे। अगर हमें आपको रीइंफोर्समेंट देनी है तो दे दीजिए, नहीं तो हम पूरी पलटन अपना जो है अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। तब फिर लास्ट हमारा अटैक हुआ था 2 जून को, लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन की लीडरशिप में। उनकी अटैक, उसमें सीओ साहब खुद अटैक में थे। ये पहली बार ऐसा था कि इंडियन आर्मी का एक बटालियन कमांडर वो खुद अटैक में जा रहा हो। तो जब सीओ साहब अटैक में जा रहे हैं तो टवाइसी साहब जो सेकंड इन कमांड थे वो अटैक में गए। नज़दीक जब उनके पहुँचे, दुश्मन इतना चौकन्ना था, इतना सरप्राइज मेंटेन करके बैठा था, जब तक हम उनके नज़दीक नहीं जाते थे या उनके रेंज में नहीं आते तब तक वो फायर नहीं खोलते थे। तो टवाइसी साहब जब से उनके नज़दीक पहुँचे उनको यहाँ पर ब्रस्ट लगा, वो आगे की तरफ जा गिरे। तो जो उनका ऑपरेटर था उन्होंने सीओ साहब को बोला कि सर टवाइसी साहब को तो गोली लगी है। बोला कैसे हैं? बोला साहब पैर दिखाई दे रहे हैं। बोला पैर पकड़ के नीचे की तरफ खींचो। उनके पैर पकड़ के नीचे की तरफ खींचे तो जब तक जो सीओ साहब बात कर रहे थे, जो उनका एक ऑपरेटर था, रेडियो सेट ऑपरेटर, उसको हेडशूट हो गया। सीओ खुद अपने उस बंदे को छोड़ करके सेट लेकर के टवाइसी साहब के पास दौड़े और जब उनके नज़दीक पहुँचे तो तब तक उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने बोला विशु घबराना नहीं। बोला सर आप बोलते हो 4 या 5 टेररिस्ट हैं वहाँ पर तो उनकी कंपनी का डिप्लॉयमेंट है और जब तक हमें आर्टिलरी सपोर्ट या रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तब तक हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले ये है मोबाइल कम्युनिकेशन था नहीं, सैटेलाइट वाले फ़ोन हुआ करते थे। उनके घर में टेलीफोन मिलाया, मैडम ने सिर्फ हेलो करी थी और इधर से टवाइसी साहब के प्राण पखेरु हो गए। तो वो दर्दनाक जो सीन है वो आज भी बटालियंस के तमाम उन जवानों के जहन में आज भी दरसता है। आज भी उनकी वो पीड़ा और वो दर्द आज भी महसूस करते हैं। बटालियन के लिए बहुत बड़ी क्षति थी क्योंकि टवाइसी साहब एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे ऑफिसर थे
बहुत इंटेलिजेंस, बहुत बहादुर। तो आज हमने उनको खो दिया था। उसके बाद फिर दोबारा से फिर प्रेशर बढ़ा, तब सेकंड राजरीफ को एज ए रीइंफोर्समेंट भेजा गया। तो सेकंड राजरीफ के जो सीईओ थे कर्नल रविंद्रन, उन्होंने जब पूरा हाई लेवल मीटिंग हुई तो हाई लेवल मीटिंग में बोला कि सर 18 कैनेडियंस ने इतना वहाँ पर अटैक किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, तो इसलिए वहाँ पर आर्टिलरी डिप्लॉयड होनी ही चाहिए। तो पूरा विचार विमर्श करने के बाद फिर वहाँ पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई और 12 जून 1999 को जब आर्टिलरी ने वहाँ पर फायर दिया और 13 जून 1999 को सुबह लगभग 8 बजे तक तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हिंदुस्तान की फ़ौज ने तिरंगा फहरा दिया था। सेकंड राजरीफ की बहुत कैजुअल्टी हुई, जिसमें 4 ऑफिसर, उनके बहुत सारे जवान शहीद हुए। सेकंड राजरीफ को वापस विड्रॉल कर दिया गया क्योंकि हमारी इंडिविजुअली बटालियन की कोई सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तो जवानों के मोराल, मोटिवेशन पर फ़र्क पड़ रहा था। तो उनको बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि एक और टास्क हमें दिया जाए। तो तोलोलिंग के आगे की जो चोटियाँ थी, हम्प 1 से लेकर के हम्प 7 तक, उसको कब्जा करने का हमें टास्क मिला ताकि हमारी सफलता मिले और हमारा मोमेंटम और मोटिवेशन बढ़ सके। तो अभी फौज का एक मोमेंटम बन गया था जीत का। उस जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए अगली रात को फिर दोबारा से हमने अटैक किया और बहुत कम कैजुअल्टी के साथ हमने हम्प 1 से लेकर के हम्प 7 तक कब्जा कर लिया। और वहाँ तक कब्जा हो जाने के बाद फिर 13 जैकरिफ को वहाँ से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हैंड ओवर करके हम उस इलाके को हम भी वापस विड्रॉल हो गए। विड्रॉल हुए तो अपने नीचे आकर के बेस कैंप में अपने वेपन, इक्विपमेंट, इनको मेंटेनेंस करने में लग ही रहे थे। तभी हमें टाइगर हिल टॉप का जो है टास्क मिला, जबकि टाइगर हिल दूसरे ब्रिगेड के अंडर था वो क्षेत्र। लेकिन बटालियंस की इतनी भारी कैजुअल्टी हो जाने के बावजूद भी ना तो लीडरशिप में और ना ही जवानों के मोराल और मोटिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको एक जीत चाहिए, इनके अंदर जो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसको देखते हुए दूसरे ब्रिगेड में हमारी बटालियंस को भेजा गया और वहाँ से फिर टाइगर हिल टॉप का फतेह करने का हमें वो टास्क मिला। तो बटालियन कमांडर जो कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने पूरी बटालियन को ऐसे दरबार लिया और सबको बताया कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने और भारतीय सेना ने हमें अपने शहीदों का बदला लेने का एक और मौका दिया है और ये मौका मैंने स्वीकार किया है और हम इस मौके को गंवा नहीं रखते। तो पूरी बटालियन के जवानों के अंदर बड़ा मोटिवेशन हुआ और सबकी इच्छा थी कि उन जवानों की शहादत का हमें बदला लेना है। फिर पूरा डिटेल में प्लानिंग किया कि किस तरह से हम इस टास्क को पूरा कर सकते हैं। पहले से 8 सिख वहाँ पर मौजूद थी। जिस तरह से हमारी तोलोलिंग के ऊपर सफलता नहीं मिल पा रही थी, उस 8 सिख की भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो 8 सिख ने वहाँ पर पूरा चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था। हमारा काम था ऊपर जा कर के अटैक करना। तो पूरी प्लानिंग बनी और हर जवान को उसके काम के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से हमने ये काम करना है। तो उसमें घातक प्लेटून को बोला कि आप लोग जो है सबसे पहले टाइगर हिल के दाहिनी तरफ से बिल्कुल खड़ी चट्टान 90 डिग्री की चट्टान थी। टाइगर हिल पर सबसे पहले घातक प्लेटून अटैक करेगी। घातक प्लेटून की सपोर्ट के लिए डेल्टा कंपनी की सपोर्ट के लिए चार्ली कंपनी और अल्फा कंपनी को फ्रंट से भेजा कि आप लोग फ्रंट से अटैक करो, ताकि दुश्मन को लगे कि अटैक सामने से आएगा और ये पीछे से ऊपर से चढ़ जाएंगे। तो इस तरह की पूरी प्लानिंग बनने के बाद फिर, क्योंकि अभी तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हमारी घातक प्लेटून की बहुत कैजुअल्टी हो चुकी थी, अब उसमें नए जवानों को भर्ती करना था, नए जवानों को लेना था। तो दूसरी कंपनियों से जवानों के चुनाव शुरू हुए कि घातक प्लेटून के अंदर ऐसे जवानों को लिया जाए जो फिजिकली मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ, कोई धरती पर विशेष शक्ति लेकर के पैदा नहीं हुआ, एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ आम सैनिक था। मेरी कोई पहचान नहीं थी, एक आम सैनिक की तरह ही। लेकिन 22 दिन जो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हमारी बटालियन लड़ाई लड़ी, उसमें हम 15 जवानों की एक टीम थी। 15 जवानों की टीम का एक काम था कि जो फ्रंट में आप जवान लड़ रहे हैं उनको अमनेशन और राशन पानी पहुंचाने का। मेरी इच्छा थी कि मैं फ्रंट में जाकर फायर करूं, लेकिन काम ये मिला। मुझे लगा कि यार ये काम तो मेरे लिए नहीं है, मुझे तो वहाँ जा कर के लड़ना था।
लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जो ये काम मिला है ये उससे भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि फ्रंट पे जो जवान खड़ा है उसकी पीठ को सेफ रखना हमारा दायित्व है, और वो फायर तब कर सकता है जब उसके पास अम्युनिशन और राशन पानी पहुंचेगा। तो इसी का उसको समझ करके जो 15 जवानों में से हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू 22 दिन चले। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में नीचे आते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी का फायर, उनकी मशीनों का फायर, जब उनका फायर आता तो पत्थरों में चुपचाप पड़ जाते, फिर जैसे फायर बंद होता फिर चलते। तो इस तरह से वहाँ ये पता नहीं था कि एक कदम चलने के बाद मैं वापस जिंदा भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा, आगे पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन साथियों के साथ बस कंधे से कंधा मिला करके हम चलते रहे। और ये भी एक सत्य है कि अगर किसी काम को आप इंजॉय करेंगे तो आप उस काम के अंदर अपना 100% दे सकते हैं। अगर काम को काम की तरह लिया तो उसमें एक नकारात्मक थॉट आ जाते हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति में एक थकावट पैदा हो जाती है। लेकिन एंजॉय करेंगे तो शारीरिक और मानसिक शक्ति जो है ना साथ देती हैं और हम काम को 100% पूरा कर देते हैं। हमने बड़ा एंजॉय किया उस लड़ाई के अंदर भी। देखते थे ऊपर से जब आरटी का बम दुश्मन के आ रहा है उसकी आवाज़ सुनते थे, पत्थरों में चुपचाप पड़ जाते, फिर गिनती करते 1 2 3 4 5, वो 5 कंटिन्यू डालते थे। 5 बम उन्होंने डाले, 5 होने के बाद बोला भाई चलो, फिर उठ करके चल देते थे। फिर वहाँ से जो है टर देख फायर हुआ, फायर की आवाज़ सुनी, फिर पत्थरों में चुपचाप पड़ गए, फिर फायर बंद हुआ, फिर चलना। तो इस तरह से हमने 22 दिनों में उस काम का एंजॉय किया और अपने साथियों को एक ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। उनको हर 100% हर चीज़ का जो है प्रोवाइड किया, और इस काम से ही हमारी पहचान बनी कि हम 3 जवान जो कंटिन्यू चले 22 दिन तक, तो हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको घातक प्लेटून में शामिल कर दिया जाए। तो इस काम की बदौलत मुझे जो है ना सौभाग्य मिला कि मैं घातक प्लेटून का सदस्य हुआ। तो तभी हमारे एक कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, तो उनको उस टीम की कमान दी गई। तो उस टीम के अंदर कुछ पुराने जवान थे, कुछ नए जवान, क्योंकि जो टाइगर हिल की हाइट थी लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, तो हम 100 मीटर चलना भी बहुत मुश्किल होता था, सांस फूल जाता था ऑक्सीजन की वजह से। तो उसमें इसलिए नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके वो टीम बनाई ताकि जोश और जुनून भी रहे, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होल्डर भी होने चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरा टीम का निर्माण हो जाने के बाद 1-2 दिन का हमें रिहर्सल का समय, हाँ बलवान साहब लीड कर रहे थे। बलवान साहब के लीडरशिप में हमने 3-4 दिन का रिहर्सल का समय मिला, और आखिरकार फिर हमें आदेश मिल गया कि आज ऊपर चढ़ना शुरू करना है। उस पहाड़ी पे सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से दूर तक दुश्मन आसानी से बर्बाद कर सकता था। तो हम रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे। इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन, एक ऐसा भी समय आया कि ऐसा लगा कि यही टाइगर हिल टॉप, क्योंकि जब पहाड़ी को बिल्कुल नज़दीक से जाते हैं तो पहाड़ी का जो पहली चोटी है वो ऐसा लगता है कि यही टॉप है। तो सचिन साहब जो डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, तो जब हम नाले से ऊपर चढ़ने के बाद जो टाइगर हिल का वो पहली चोटी थी, बोला यार बलवान यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यही टाइगर हिल टॉप तो है। बोला चलो झंडा लगा देते हैं। जब ऊपर चढ़े तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी, बोला यार बलवान ये नहीं, अगले वाली चोटी है। फिर पूरा दिन, उस दिन तो पूरा दिन भी हम चले। सभी ने बोला साहब ऐसे करते हैं, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। बोला नहीं नहीं, चाय वहीं पियेंगे। पहाड़ी पे चलते चलते शाम हो गई। शाम को उस टॉप पर पहुँचे तो फिर अगले वाली टॉप दिखाई दिया, ये नहीं अगले वाला टॉप है। तो सभी ने बोला साहब ऐसे करते हैं, पूरी रात हो गया, पूरा दिन हो गया है, चाय पीते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। बोला ठीक है ऐसे करो, तुम यहाँ पर जो है अपना वेपन का डिप्लॉयमेंट करो, मैं आगे के इलाके को थोड़ा सर्च कर लेता हूँ। तो जहाँ पर हम पहुँचे थे वहाँ से कुछ दूरी के बाद में उनके फॉरवर्ड बंकर शुरू हो रखे थे। तो सचिन साहब अपनी टीम को लेकर के आगे के इलाके को जब सर्च करने के लिए गए, तो जब उनके नज़दीक पहुँचे उन्होंने उनके ऊपर फायर खोल दिया।
वो बिल्कुल ठीक सामने थे हमारे। डायरेक्ट फायर सपोर्ट करते हैं तो हमारे बंदों को गोली लगती है, आरटी का सपोर्ट लेते हैं तो सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है, तो आरटी से अपनी आरटी से मारे जाएंगे। फिर सीओ को इन्फॉर्म किया, सीओ साहब ने बोला कि सचिन जहाँ पर हो पत्थरों की आड़ लेकर के चुपचाप वहीं पर पड़े रहो या बैठे रहो, जब अंधेरा होगा मैं आपको निकलवाऊंगा। मुझे याद है कि लगभग हम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रात को अंधेरा होने के बाद उस टीम को निकाल करके लेके आए, तो उसमें एक जवान था जिसको इस हाथ में यहाँ पे गोली लगी थी, ऐसे निकली थी उसको। वो बड़ा चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं अभी तक 2 बंदों को ही देखा था जिनको गोली लगी थी। बहुत चिल्ला रहे थे। मैं सोचा कि गोली लगने के बाद शायद जो है इतनी जलन होती होगी, इतनी पीड़ा होती होगी कि वो सहन शक्ति से बाहर होगा। बाकी हमारे जवान सब सेफ थे। तो जैसे वो वापस आए, वापस आते ही तुरंत जो है सीओ साहब ने बोला अभी अटैक होगा टाइगर हिल टॉप के ऊपर। तो बोला घातक प्लेटून प्लस डेल्टा कंपनी के बंदे साथ इकट्ठे होकर के अभी अटैक करेंगे। वहाँ से परमात्मा ने एक और सौभाग्य मुझे दिया कि एक मेरा नाम राशि था योगेंद्र सिंह यादव, जो मेरे से सर्विस में 10 साल सीनियर था। हम दोनों को आगे गाइड चलने का जो है चुनाव किया। तो ये एक बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं लीड करूं। हम चल दिए वहाँ से। तो जब चले हम रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास, बिल्कुल खड़ी चट्टान, पूरी रात चलने के बाद रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे थे। तभी क्योंकि अंधेरे में नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पर भी दुश्मन इधर उधर बैठे होंगे, दोनों तरफ बंकर थे उनके। अब चलेंगे तो आवाज़ तो होगी, पत्थर भी फिसलेंगे उनकी भी आवाज़ होगी, पत्थरों की आहट, हमारे आपस की आवाज़। सुबह का वक्त था तो शायद वो भी सो गए होंगे, तो उनकी एकदम से आंखें खुली पाकिस्तानियों की। उन्होंने देखा कि फौज यहाँ तक पहुँच गई है, इंडियन आर्मी यहाँ तक आ गई। उन्होंने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायरिंग खोल दी, और जब तक फायर हुआ तब तक हम 7 बंदे ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी को फिर चढ़ने ही नहीं दिए। इतना ज़बरदस्त बम्बारमेंट, गोलाबारी हमारे ऊपर हुआ। हम जो ऊपर थे ऊपर रह गए, जो नीचे थे नीचे रह गए। ऊपर पहुँचे तो इस 8-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर्स थे। 7 जवानों ने जाकर के हमने आधा धुंध एक साथ फायर खोला, तो उसमें 4 पाकिस्तान के जवान थे, चारों के चारों को मार दिया। जब हमारा ऊपर जाके फायर खुला तो वहाँ से जो टाइगर हिल टॉप था मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। तो टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि यहाँ तक हिंदुस्तान की फौज पहुँच गई है। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी किया कि हम ऐसी परिस्थिति में आ गए थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। मरना निश्चित था। लेकिन मैं तो इस ऐसे रेजिमेंट से था कि इस रेजिमेंट की शौर्य, वीरता और पराक्रम को भी किताबों में पढ़ा था, फिर यहाँ का आकर के ट्रेनिंग के दौरान महसूस किया। तो उसके अंश तो कुछ न कुछ तो हमारे शरीर के अंदर थे। और इस रेजिमेंट में तो ऐसे ऐसे योद्धा रहे जिनके ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व भी जो गर्व करता है। पाकिस्तान 1965 में पैटर्न टैंकों के ऊपर बड़ा नाज करता था कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन इसी रेजिमेंट का CQM अब्दुल हमीद, जिसने अपनी RCL गन से 8 पैटर्न टैंकों को तहस नहस कर दिया। तो जब वो पैटर्न टैंक के साथ लड़ सकते हैं तो हम गोलियों के साथ क्यों नहीं लड़ सकते? और फिर इंडियन आर्मी की जो ताकत है और इस मातृभूमि की जो एक जो संस्कार है, इसको माँ बोलते हैं, भारत माँ। ये ऐसे माँ ऐसे नहीं कहते, क्योंकि माँ जैसे कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह भी करती है। तो भारत माँ के आज तक किसी भी लाल ने पीठ पर गोली नहीं खाई है, सीने पर गोली खाई है। चाहे उस सैनिक का शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है और एक भी सांस, अगर उसकी आखिरी सांस भी बचती है, क्योंकि इस माँ से बहुत मोहब्बत करता है सैनिक, उस सरजमी को छोड़ता नहीं है। फिर आप लोग सिर्फ साथ थे। मरना ही तो है, यही तो था, हमें मरना ही तो है। मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मारेंगे हम,
मार सकते हैं हम मारेंगे, सोच के साथ बिना कुछ पल गवाए हम भागे उनके बंकर्स के अंदर। हमारा जो कमांडर था उस समय हवलदार मदन, तो मदन ने बोला कि दौड़ करके इनके मोर्चों के अंदर घुस जाओ। एकदम से सारे बोले बस सर माइन लगा रखी होगी उन्होंने। बोला पहले माइन से मर जाओ जाकर के। तो फौज के अंदर जो एक डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन आज्ञाकारी बनाता। आग है, सीनियर ने बोला आग है, तो बोला इसमें कूदना है। कभी ये नहीं देखते कि आग में कूद करके हम जल जाएंगे, नहीं, बताया ना कूदने के लिए, कूद जाएगा। उसने बोला कि जाओ उससे मर जाओ। हम बिना कुछ एकदम से रेंगते हुए मोर्चों के अंदर पहुंचे। माइन लगाने के पास उनके पास समय ही नहीं था। उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका और फिर हमने वहाँ से 5 घंटे लड़ाई लड़ी। 5 घंटे लड़ते लड़ते जब हमारा धीरे धीरे एम्युनिशन भी ख़त्म होने लगा, तो लगभग 25-30 मीटर नीचे थे हमारे बंदे। उनको आवाज़ दिया कम से कम एम्युनिशन तो फेंको, चढ़ नहीं पा रहे थे। हम इतने मजबूर थे कि नीचे वाले जवानों ने एम्युनिशन रुमाल में बांध करके फेंका है, 2 कदम दूर पड़ा हुआ, उसको उठा नहीं सकते कि ऊपर से वो देख रहे कि नीचे से एम्युनिशन आया, उसी के ऊपर फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास एम्युनिशन बचा, तो तभी जो हमारा जो टीम लीडर था, हमने आपस में कोऑर्डिनेट किया, प्लानिंग किया कि यार हमें मरना है, लेकिन मरने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा मारना है। तो कैसे मार सकते हैं? बोला उनको चकमा देना है। कैसे दे सकते हैं? अभी उनका जो फायर आएगा, उनकी आर्टिलरी फायर कर रही थी, उनकी मोटर फायर कर रही थी, उनकी हैवी HMG MMG तमाम वेपन फायर कर रहे थे। बोला अभी जब इनका आर्टिका और मोटर का फायर आता है, उसी फायर के दौरान अपना फायर बंद कर दो। वो देख तो रहे हैं कि एम्युनिशन फेंका, इनका एम्युनिशन खत्म होने वाला है, वो इंतजार कर रहे हैं। और तो फिर वो सोचेंगे कि शायद जब हमारा फायर नहीं होगा तो उनका एम्युनिशन खत्म हो गया, फिर वो निकल करके पत्थरों से बाहर आएंगे। तो इस तरह के हमने जो है ना सोच करके हम 3 अलग अलग पत्थरों में ऐसे बैठ गए। जैसे उनकी आर्टी, उनके मोटर ने फायर किया, उसी फायर के दौरान हमने फायर बंद कर दिया। और 20-25 मिनट तक जब हमने फायर नहीं खोला, तो उनको भी लगा कि शायद इनका एम्युनिशन खत्म हो गया या ये मारे जा चुके हैं। तो 20-25 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान सामने से पत्थरों से निकल कर कैसे सामने आए। वो ये देखना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, ये जिंदे हैं या मर गए हैं। तो ऐसे जब निकल करके सामने आपस में कोऑर्डिनेशन तो किया था, एक साथ हमने फायर खोला उनका 1-2 बंदा बचा, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया। अब हमारे पास एम्युनिशन भी हो गया, वेपन भी हो गया, उन्हीं का एम्युनिशन उन्हीं का वेपन लेकर के फिर हम फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो बचा था, उसने जो जाकर के अपने कमांडर्स को ऊपर बता दिया कि वहाँ पर हिंदुस्तान के 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना ज़बरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, 20 मिनट तक आधा धुंध फायरिंग की। जिन पत्थरों के पास हम बैठे थे उनसे सर नहीं उठा सकते थे, जिसने भी सर उठाया सीधा हेडशॉट हुआ। अभी फायर बंद करते ही उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू करे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते धीरे धीरे नज़दीक आने लगे। फिर हमने फायर बंद कर रखा था। हमें मालूम था कि अगर फायर खोलते हैं लोकेशन जाहिर होगी। उनको लोकेशन पता चला तो दूर से दूर वो उसी लोकेशन के ऊपर गोला दाग देंगे और आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। हम इंतज़ार करने लगे, नज़दीक आए कैसी है। तो जब काफ़ी नज़दीक आए तो उनको हमारी एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नज़र आ गई। जैसे वो वेपन नज़र आया, सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड दाग दिया। वेपन हमारा वो डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले भी नए जवान थे। उनको आकर के जब ऐसे पत्थर लगे तो ऐसे प्लेटून हवलदार था हमारे साइड में, उसकी तरफ वो दौड़े, और वो प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं। उस LMG के जस्ट बाईं तरफ मैं बैठा हुआ था, मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। ये शायद उनके आखिरी शब्द थे। मैं उस वेपन को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, ऐसे मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई। जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा सर ये तो नज़दीक आ गए, कहाँ पर है? ये खड़े हुए। मेरी आवाज़ शायद वहाँ तक पहुँची, सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका उन्होंने।
तो ग्रेनेड फेंका तो जो मेरे एक नाम राशि था वो पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से ये उंगली कटी और दूर जा करके पड़ी। एकदम से उसको आभास हुआ कि शायद उसका हाथ कट गया। उसने एकदम से बोला, यार योगिंदर मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मगर नहीं सर आपका हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। मैं उसको फर्स्ट एड दिया। तभी एक और जवान था, उसको आकर के ग्रेनेड का एक और स्प्लेंडर उसको लगा, वो भी जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला कि ऐसे करो, आप फायर तो कर नहीं सकते हो, ऐसे करो तुम नीचे कूद जाओ, और हो सकता है कि अपनी टीम कहीं से चढ़ सकते, चढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला हम नीचे नहीं जाएंगे। तो अभी तक तो मैं किताबों में, कि स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके आया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला था। जो हमारे सीनियर जवान जो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन हम जैसे नए जवानों के लिए मर मिटने को तत्पर थे। तो हम तो नए जवान थे, हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा थी, बहुत बड़ी ताकत थी। तभी एक और जवान था जिसके पास स्नाइपर राइफल थी, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। ठीक मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंत राव, हम दोनों रूममेट भी थे ट्रेनिंग में। हम दोनों को एकदम से बोला कि आप लोग दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। हम उसकी हेल्प के लिए चल दिए। जैसे ही वहाँ से मैंने मूवमेंट किया, उसी मूवमेंट को शायद उनको दिखाई दिया होगा, फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे यहाँ पे घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे गिरा, मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया। तो नीचे गिरते ही एकदम से लगा, देखता हूँ पैर है कि नहीं है। वैसे हाथ मारा तो पैर तो था, लेकिन बहुत गहरा जख्म था। तो मैं खुद बैठ करके फर्स्ट एड कर रहा था। अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका स्प्लेंडर आया, यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें चली गई, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहाँ पर उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था पाकिस्तान का, उससे बहुत देर तक ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं। फिर मैं रेंगता हुआ धीरे धीरे अपने उस साथी के पास पहुँचा। तो पहाड़ी से मैं ऐसे ठीक पीठ लगा करके, ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला, सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है ऐसे करो, पहले फायर करो, मैं थोड़ी देर के बाद में आपको फर्स्ट एड करता हूँ। मैं फायर करने लगा, लेकिन खून से तो, नाक से तो खून की धार बह रही थी। ऐसे करता फिर ब्लड साफ करता। मैं देखा थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, और फील्ड पट्टी निकाल के उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुँचा। यहाँ पे गोली लगी उनको। इस तरह से खून का फव्वारा इधर से निकलता हुआ एकदम से पीछे की तरफ लेटते चले गए। हाथ पकड़ा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। तभी मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। और उसके मुख से भी सिर्फ क्या, यही शब्द निकला। उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद के अंदर आकर के लेट गया। मैं अपने साथियों को बोला, सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। बस मैं इतना ही बोल पाया। तभी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे दिए, इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। और वही कैसा पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका कमांडर था, उसने बोला कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको सुन ना सकूँ या देख ना सकूँ। सुन सकता था, देख सकता था। तो जब सामने वाले को, जो साथी जिसको यहाँ पर सिर में गोली लगी थी, तो उसके आकर के सीने में जब ब्रस्ट मारा तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर गोली मारी, फिर पैर में यहाँ पर, नीचे 3 जगह पर गोलियाँ मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है यहाँ से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। उसके बाद बहुत गालियाँ दी उन्होंने, बूट की ठोकरें मारी हमारे। फिर हमारा जो, जहाँ से हम रात को चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे होगा, वहाँ पर एक MMG पोस्ट था हमारा, डेल्टा कंपनी का। तो टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली, जहाँ पर उनका बेस कैंप था। तो उनका एक कैप्टन था वहाँ पर, उसने एकदम से मैसेज पास किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो।
ये आवाज़ जैसी कानों तक पड़ी तो मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम ख़त्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और ये बिल्कुल सत्य, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर हम कोई प्रार्थना कोई काम करते हैं तो परमात्मा जरूर साथ देता है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी है। उसके बाद काफ़ी देर के बाद उनका जो कैप्टन था, उस कमांडर था, उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो। उनका एक जवान आकर के गोलियां मारने लगा, फिर एक वेपन उठा रहा था। तब तक एक विश्वास पैदा किया अपने अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। तो वो विश्वास ही था कि आज मैं आपके सम्मुख भी हूँ। उसने आकर के जो उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी, और जब एक कदम आगे जाने के बाद उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ और मार सके ना कोई, और इस भारत माँ को माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है, बल्कि किसी न किसी एक को माध्यम जरूर चुनती है जो उन बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को दुनिया तक पहुंचा सके। शायद इस भारत माँ को मुझे चुनना था। तभी उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। गोली जाकर के सिक्कों पर ही लगी। गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं तो मर गया। दूसरा बंदा आया, उसका पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरी AK-47 ऐसे पड़ी हुई थी, उसने उठाई, वापस मुड़ा, 2 कदम जब आगे चला, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो, मुझे एकदम से चेतना आई। ऐसा आभास हुआ कि शायद मैं जिंदा हूँ। और फिर एक अंतरात्मा से आवाज़ आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड जा गिरा और मैं जैसे था फिर वैसे ही लेट गया। तो एकदम से उसको लगा कि पीछे कुछ हरकत है। उसने पीछे की तरफ देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं, दोनों तरफ राइफल टकी हुई है उसके, और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड को, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उस धमाके से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर सकता हूँ। तभी मैं उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश किया, ये हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। इस हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट फायरिंग किया, इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। उनका एक मोमेंटम टूट गया और वहाँ से वो भाग खड़े हुए। मैं 3-4 मीटर रेंगता हुआ आगे की तरफ फायर करता हुआ आगे गया। तो 3-4 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनका जो मोटर पोजीशन है, वो वेपन का डिप्लॉयमेंट, वहाँ से सब कुछ दिख रहा है। वो सब कुछ देखा मैंने। देखने के बाद क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही चीज़ थी, साथियों को बचाना, पोस्ट को बचाना कैसे भी करके। फिर मैं वो सब कुछ देखने के बाद धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। जब साथियों तक आया तो मुझे लगा कि शायद हो सकता मेरी तरह कोई जिंदा हो। आकर के एक एक को देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर। बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर हुआ। इस हाथ की हड्डी जो यह कंधे वाली हड्डी आपस में जब टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन हाथ नहीं बंध पा रहा था। फिर लगा कि शायद ये कट गया, इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ इससे अच्छा। तो इस हाथ को ऐसे पकड़ करके तोड़ने की कोशिश करी लेकिन टूटा ही नहीं। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सूझता रहा। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न तो उम्र का तजुर्बा था न सर्विस का कोई अनुभव था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ी पहाड़, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, किन रास्तों से हम रात को चले। पड़ा रहा चुपचाप। बहुत देर के बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा।
आज महसूस कर पाता हूँ कि शायद वो भारत माँ ही होगी जिसने शायद वो बोला होगा कि बेटा इस तरफ से चला जाए। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुँचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, तो एक हाथ से पत्थर पकड़ कर लटका हुआ था। तब मुझे आभास हुआ कि मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। तो फिर नीचे देखा तो मुझे अपने साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया तो वहाँ से दौड़ करके बंदे आए, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचा। जैसा हम अभी टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कोई ग्रेनेड फटता है उसका पूरा ड्रेस फट जाता है, सेम कंडीशन थी मेरी। कोई ये नहीं कह रहा था कि ज़िंदा रहेगा, सबको लगा था थोड़ी बहुत देर के मर जाएगा। सब हौसला देने लगे मुझे। मैं उनको सबको ये बोला, मैं कहा सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। तो सीओ को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से एक जवान बच करके आया है। दिन के 1:30-2 बज रहा था उस टाइम। सीओ साहब ने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है कैजुअल्टी को, और वैसे उतरना बहुत मुश्किल होता है पहाड़ियों। तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके वहाँ से फर्स्ट एड करने के बाद ले जाने लगे। सीओ साहब के पास पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था मुझे, क्योंकि ब्लड इतना निकल गया था। तो सीओ साहब ने बोला बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा सब आवाज़ सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपनी टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। अभी जबान ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से। मैं बोला साहब पानी पिला दो। बड़े सख्त थे, बोला नहीं पानी नहीं मिलेगा। तो तभी डॉक्टर ने शायद सुन लिया, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने बोला बेटा मैं पानी पिलाता हूँ। उन्होंने आकर के एक ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी शरीर के अंदर एनर्जी सी महसूस हुई। तब उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। तब उनको बताया, मैं कहा सर ये ऊपर की घटनाक्रम हुआ है और ये वहाँ की डिप्लॉयमेंट है, इस तरह का सब कुछ उनको बताया। बोला कहाँ पर है? जहाँ पर सीओ साहब बैठे थे वहाँ से अगर टाइगर हिल को देखते तो ऐसे हेलमेट नुमा ऊपर से पत्थर चमकता है, मगर जस्ट इसके पीछे उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं। फिर लास्ट में उन्होंने बस यही पूछा कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मगर साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नीसन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर में हमने पहले पार्ले जी वाले बिस्कुट पैकेट थे, आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था 2 बंदों ने, आधा तो बैलेंस था। मैं सब भूख नहीं लगती है। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर हूँ। थोड़ा सा होश आया जब नीचे पहाड़ी से डाउन कर दिया था। बूट अभी भी पहने हुए थे, तो उसने जो नर्सिंग असिस्टेंट था उसने बूट निकालने की कोशिश करी, लेकिन बूट नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि ग्रेनेड का एक स्पेंडर जो है ना बूट के अंदर से पार होकर के उंगली में घुसा हुआ था। फिर उसको थोड़ा सा मैं बोला यार ऊपर से कुछ देख इसमें, तो उसने वहाँ से वो जब स्पेंडर निकाला, फिर बूट निकल करके जो है खून से भरा हुआ था, वहाँ थोड़ा सा होश आया। फिर पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। फिर तो 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को हमारी बटन दोबारा से अटैक किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। मुझे भी वहाँ से रेफ़र कर दिया गया बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात, आप लोगों के बीच हूँ। एक कहानी का छोटा सा हिस्सा और है, क्योंकि जब परमवीर चक्र की घोषणा हुई तो मरणोपरांत कहा गया योगेंद्र यादव। जी हाँ, क्योंकि अभी 31 जुलाई के आसपास मेरे पास एक बंदा आया यूनिट से। सीओ साहब ने उसको 10-15 पेज का एक लेटर दिया, और उसने आकर के मेरे से बोला कि सीओ साहब ने बताया है कि इस लेटर को पढ़ लेगा, रट लेगा, इसके पास तेरे पास बोला बहुत मीडिया वाले आएंगे, और इसी लेटर में जो चीज़ लिखी हुई है वही उनको बताना है। ठीक है, मैंने 1-2 बार देखा उसको पढ़ करके, तो सीओ साहब ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। अभी 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई आ ही नहीं गया। मैं कहा कोई नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही है। मैं उसको रख दिया, उसको कुछ भी जो है फिर याद ही नहीं रखा। मीडिया वाले आते थे हॉस्पिटल में, तो हमारी यूनिट का ही एक बंदा था, वो ज़्यादा क्योंकि मैंने कोई ऐसा सोशल प्रोग्रामों में उससे पहले मौका नहीं मिला बातचीत करने का, तो छोटी उम्र थी, तो एक था बोलने वाला, उसी के पास भेजते थे, वो है विष्णु पहलवान, उसके पास जाओ वही बताएगा आपको। तो वो बड़े अच्छे से और बड़े जोश के साथ में बताते थे। तो मेरे पास तो कोई आया नहीं, तो लेटर रख दिया। तो 14 अगस्त को शाम के टाइम जो स्टार न्यूज चैनल था, तो उसने
उसमें न्यूज आई कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक मरणोपरांत ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर। तो मेरी बटालियन के दूसरे जवान थे, वो आकर के बोला यार बधाई हो तेरी कंपनी को जो है परमवीर चक्र मिला। मैं कहा हाँ यार बधाई का पात्र तो हूँ, और मुझे मौका पर्सनली बहुत एक गर्व हो रहा है, क्योंकि जीवन भर जब तक भी जीऊँगा तब तक ये तो रहेगा कि यार मेरे साथ वो लड़ाई लड़ी थी, उसको जो परमवीर चक्र मिला है। तो इस तरह से बधाई हम आपस में दे करके हम सो। रात को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास जो वहाँ पे MNS थी वो आई दौड़ करके, उन्होंने बोला आपका पूरा नाम क्या है? कि मैडम मेरा नाम तो बेड कार्ड पे लगा हुआ है। बोला नहीं आप अपना बताइए। मैं बेड कार्ड पे अपना नाम बताया, आर्मी नंबर, रैंक नेम बताया, बताने के बाद सो गया। 1 घंटे बाद फिर आई वो, बोला अपने घर वालों की डिटेल बताइए। अब मुझे लगा कि कुछ शायद हो सकता है घर में कुछ हो गया, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, उससे पहले तो किसी ने नहीं पूछा। तो मैं घर वालों की डिटेल दिया। मैं बोला मैडम ये तो बता दो हुआ क्या है? बोला हमें नहीं पता है। फिर वो चली गई। फिर 4:30 बजे के आसपास उन्होंने बताया कि बोला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्यों? बोला हमें नहीं पता, और सुबह जो है अपना अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके और बैठ जाना बेड पर। ठीक है, तो इंतज़ार करने लगे। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगभग 8:30-9 बजे के आसपास आए। आकर के जैसे ही ऐसे बेड पे हम बैठे हुए थे, तो ऐसे बीच से आए, तो वहाँ पे था अपना जो डॉक्टर थे वहाँ के बेस हॉस्पिटल के कमांडेंट। उन्होंने बोला दिस बॉय इज़ योगेंद्र यादव। तो उन्होंने आते ही एकदम से बोला बेटा बधाई हो। मैं कहा साहब किस बात की? फिर ऐसे देख करके बोला ये टीवी फिल्म देखने के लिए लगा हुआ है। मगर नहीं सर, समाचार भी देखते हैं। देखते हो समाचार? में कहाँ से? अच्छा चल कल के समाचार बता क्या थे। मैं कहा साहब कल के मुख्य समाचार ये थे कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक मेरी यूनिट का भी है, मेरे साथ शहीद होने वाला है। बोला आप ही? मैं तो जिंदा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से कुछ वहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ, क्योंकि आर्मी नंबर का तो एक ही बंदा होता है। बोला जब हमने ढूंढा रात को हमें 2:30 बजे पता चला कि वो तो बंदा जो ना हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो आपने और जैसा आपने कहा कि परमवीर चक्र एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी टीम को, उस पूरे देश का है, लेकिन फिर भी जो आपका योगदान है, जो आपकी बातें हैं और आपकी बातें सुनकर जो पीढ़ियाँ तैयार होती हैं, उसके लिए बहुत बहुत नहीं बिल्कुल जो है इसमें धन्यवाद के पात्र नहीं, क्योंकि ये एक वर्दी पहनी है तो एक दायित्व तो हमारा बनता है, और इस दायित्व में ये हमारी जो ड्यूटी है, इस ड्यूटी को हम कर पाए, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और ये ड्यूटी हम तब कर पाए जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ, क्योंकि वहाँ जो फ्रंट में जो लड़ाई लड़ रहा है ना जवान, वो अकेला नहीं लड़ता। उसको हौसला, उसको विश्वास, ये पीछे जो हिंदुस्तान के लोग हैं ये दिलाते हैं, तभी वो निडर हो करके और बिना कुछ एक पल गंवाए भी अपने आप को, अपने देश, अपने देशवासियों के ऊपर कुर्बान कर देता, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसके जो देशवासी हैं उसके और उसके परिवार का ध्यान रखेंगे। तो ये लड़ाई जो होती है पूरे देश की होती है, पूरा देश का हर गली मोहल्ले, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सब लोग उस सैनिक के साथ खड़े होते हैं। उस सैनिक की ताकत वो देशवासी हैं, और इसीलिए हमारी सेना आज तक हर युद्ध के अंदर एक नया इतिहास उसने रचा है। ये कहा जाता था कि ये कारगिल का युद्ध बहुत कठिन युद्ध था, वास्तव में बहुत कठिन था। -20 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। दुश्मन इतनी हाइट्स पर था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गया कि हिंदुस्तान के सैनिक हैं और इस मिट्टी के अंदर सिंगनियाँ और शेर पैदा होते हैं। इन शेरों के और सिंगनियों के मुकाबला वो नहीं कर पाए। तो यही है वो, यही जज्बा है। आपके उसी जज्बे को थैंक यू।